यह वीडियो हमारा किस्त भुगतान पद्धति या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर है। किस्त भुगतान पद्धति किसको कहते हैं कि जब कोई संपत्ति या वस्तु क्रय की जाती है और उसका भुगतान पेमेंट जो है किस्तों में किया जाता है, परंतु उसका स्वामित्व और उसका अधिकार क्रेता को उसी दिन हस्तांतरित हो जाता है जिस दिन इसका क्रय विक्रय का अनुबंध या एग्रीमेंट होता है। तो क्रेता इसमें भुगतान किस्तों में करता है, चूँकि वो उसका स्वामित्व उसको प्राप्त हो जाता है, स्वामी बन जाता है और पोजीशन उसके अधिकार में होता है। विक्रेता को इसका स्वामित्व नहीं रह जाता, तो इसलिए विक्रेता अगर किसी किस्त का भुगतान कर पाने में क्रेता त्रुटि करता है तो विक्रेता को संपत्ति वापस लेने का अधिकार नहीं होता। विक्रेता केवल बकाया रकमों के लिए, बकाया किस्तों के लिए वाद क्रेता के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकता है। तो हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में अंतर यही होता है कि किराया क्रय पद्धति में स्वामित्व जो है अंतिम किस्त के भुगतान के बाद क्रेता को प्राप्त होता है, जबकि किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता को उसी दिन प्राप्त होता है जिस दिन वो संपत्ति खरीदता, प्रयोग करने का भी अधिकार उसको प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा परिचय है दोनों का, किस्त भुगतान पद्धति और किराया क्रय पद्धति में। इसमें हम किस्त भुगतान पद्धति में परचेज़र को यानी क्रेता को परचेज़र या बायर कहते हैं, विक्रेता को सेलर्स या वेंडर कहते हैं। इसमें हायर शब्द, किराया शब्द नहीं लगाया जाता, क्योंकि संपत्ति का स्वामी कौन बन जाता है? क्रेता होता है, इसलिए संपत्ति के स्वामी के रूप में उसका प्रयोग करता है। ब्याज किस्तों में सम्मिलित होती है, किस्तें भुगतान की जाती हैं, ये मासिक हो सकती हैं, प्रतिवर्ष की हो सकती। तो हर किस्त का ब्याज हम निकालते हैं। ब्याज के टोटल से क्या करते हैं कि एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ब्याज उचंत खाता खोला जाता है जिसमें पूरे इंटरेस्ट की रकम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। परचेज़र जो है इंटरेस्ट अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करता है और वेंडर यानी कि विक्रेता जो है वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करता है। जब भी किस्तें ड्यू होती हैं, ब्याज की रकम से इंटरेस्ट अकाउंट में इसके एंट्री कर दी जाती है और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स कर दिया जाता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ द असेट्स इज ट्रांसफर टू द परचेजर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन अनुबंध होता है उसी दिन क्रेता को संपत्ति का स्वामित्व और अधिकार दोनों हस्तांतरित हो जाता है। ये नंबर 1 है, ये कथन आपका सत्य है। दूसरा, परचेजर हैज़ नो राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट बाय द रिटर्निंग द असेट्स। संपत्ति को वापस करके अनुबंध को तोड़ने का अधिकार क्रेता को नहीं होता है। जिसके बाद ये भी सही है, बी वाला भी, द वेंडर हैज़ राइट ओनली टू सू, यानी कि सूट फाइल कर सकता है सिविल कोर्ट में फॉर अनपेड अमाउंट अगेंस्ट द परचेजर। क्रेता के विरुद्ध केवल वसूली के लिए, रकम की वसूली के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो इस तरीके से इसमें जो ये तीनों कथन ABC दिए गए हैं वो सब सही हैं, यानी इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज़ ओपन फॉर दी, मतलब ब्याज उचंत खाता किस मूल्य से खोला जाएगा, चाहे वो क्रेता की पुस्तक हो चाहे विक्रेता की पुस्तक हो। तो क्या किस्तों के योग से के और क्रय मूल्य जो उसका होता है, कैश प्राइस रोकड़ मूल्य होता है, उसके अंतर से, या कुल ब्याज से, या दोनों, बोथ A और B से, या नन ऑफ दीज। तो जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है वो टोटल इंटरेस्ट पूरे एग्रीमेंट पीरियड में जो पेमेंट करना है उसके अमाउंट से खोला जाता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है कि जो इंस्टॉलमेंट के रूप में पेमेंट करना है वो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी होती है,
और कैश प्राइस यानी तुरंत जो भुगतान देकर के छुटकारा पा सकते हैं उसका डिफरेंस जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। तो ये ए के अनुसार है। तो ए के अनुसार जो डिफरेंस बिटवीन टोटल इंस्टॉलमेंट एंड प्राइस एंड कैश प्राइस, इन दोनों के अंतर से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है जो ब्याज कहलाता है। इसी तरीके से बी में टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल लिखा है, यानी कि ब्याज की कुल रकम से भी हम ब्याज को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को खोल सकते हैं। इस तरीके से इंटरेस्ट निकालने का ये दोनों तरीका जो है उस अमाउंट से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा। यानी आंसर इसमें जो सी दिया है दोनों ए और बी ये सही है, बोथ ए और बी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इन द बुक्स ऑफ परचेजर विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि क्रेता की पुस्तकों के लिए कौन सा कथन सत्य है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड फॉर टोटल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यानी जो एंट्री करते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर करते हैं, यानी वेंडर को कुल कितनी रकम पेमेंट करनी है। संपत्ति के मूल्य से इंटरेस्ट असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ब्याज के मूल्य से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट टोटल से क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ए में जो लिखा है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड फॉर टोटल इंटरेस्ट, ये कथन सही है। इसके बाद बी वाला है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, जब भी किस्त ड्यू होती है हर किस्त में इंटरेस्ट शामिल होता है, ब्याज शामिल होता है। तो हम परचेज़र की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होता है, इंटरेस्ट को डेबिट कर देते हैं, यानी जब किस्त ड्यू करते हैं तो उस समय इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट किया जाता है। यानी टोटल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट सस्पेंस में लिख दिया गया है उसमें से किस्त में जो शामिल ब्याज की रकम है उसको रिवर्स कर दिया जाता है, यानी डेबिट की बजाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो बी वाला भी कथन सत्य है। सी वाले में क्या है कि इंटरेस्ट अकाउंट इज़ क्लोज्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट, तो जो अनुबंध का, समझौते का, संविदा का आखिरी समय आएगा जब सारी किस्तें भुगतान हो जाएंगी तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें ए बी सी तीनों कथन जो है सत्य होते हैं, यानी इसका आंसर डी जो है ऑल ऑफ दी अबव है। चौथा क्वेश्चन है कि अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ऑन परचेज ऑफ असेट्स द एंट्रीज आर पास्ड फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ, जो क्रेता की पुस्तकों में या विक्रेता की पुस्तकों में किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत किस मूल्य पर लेखे किए जाते हैं। तो नंबर ए है इंस्टॉलमेंट प्राइस, यानी किस्तों का जो टोटल मूल्य है उस पर करते हैं, या कैश प्राइस या रोकड़ मूल्य पर करते हैं। बाज़ार मूल्य है, बाज़ार मूल्य पर करते हैं, या नन ऑफ दिस। तो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत लेखे जो है किस्तों के योग पर न करके संपत्ति खाते को डेबिट करते हैं कितने से, रोकड़ मूल्य पर, और उधर विक्रेता के खाते में सेल्स को क्रेडिट करते हैं किस पर, जो है रोकड़ मूल्य यानी कैश प्राइस पर। जो इंटरेस्ट होता है उसकी अलग से इंटरेस्ट सस्पेंस में की जाती है। बाज़ार मूल्य का भी कोई औचित्य नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है, और इसके अलावा टोटल कैश वैल्यू में जो है ब्याज और रोकड़ मूल्य दोनों शामिल होता है। तो इसलिए जो एंट्री की जाती है संपत्ति खाते असेट्स अकाउंट या जो है सेल्स अकाउंट में कैश प्राइस पर एंट्री की जाती है। पांचवा क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर्स, व्हाट इज़ करेक्ट मैनर, यानी क्रेता और विक्रेता के आर्थिक चिट्ठे में ब्याज उचंत खाता दर्शाया जाता है किस तरीके से, क्या सही तरीका है। ऐसे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम टोटल इंटरेस्ट को लिख देते हैं, परचेजर की बुक्स में डेबिट लिख दिया जाता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जबकि विक्रेता की बुक में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। इस तरीके से एक के यहाँ बैलेंस ये है डेबिट होता है परचेजर के यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस का, और इसके यहाँ बैलेंस जो है वेंडर के यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। दोनों जब तक ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नहीं बंद होता दोनों परचेज़र और सेलर इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो चूंकि ये बैलेंस एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट परचेज़र के यहाँ डेबिट होता है तो इसलिए उसको असेट्स में दिखाना चाहिए, और
वेंडर के यहाँ ये बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इसको लायबिलिटी में दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ जो है ये वेंडर यानी कि परचेज़र जो है वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करता है, तो वेंडर अकाउंट को लायबिलिटी में लिखना चाहिए। और जो वो है वेंडर, उसके बुक्स में परचेज़र अकाउंट को डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए उसको असेट साइड में लिखना चाहिए। तो इसका करेक्ट मैनर क्या है? इन द बैलेंस शीट ऑफ सेलर्स, यानी जो विक्रेता है वेंडर है उसके बुक्स में कैसे दिखाते हैं। दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एट द लायबिलिटी साइड लिखते हैं और परचेज़र अकाउंट को असेट साइड में लिखते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, उसके आधार पर लायबिलिटी साइड में लिखा जाए, और परचेज़र अकाउंट जो है इसको असेट्स बेची गई है, संपत्ति बेची गई है, इसलिए उसका बैलेंस डेबिट होता है, उससे रकम मिलनी होती है, इसलिए उसको असेट साइड में लिखना चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो दूसरा ऑप्शन क्या है कि केवल संपत्ति पक्ष में लिखते हैं, ओनली एट द असेट साइड में विक्रेता की पुस्तकों में डेटर्स अकाउंट परचेजर अकाउंट लिखते हैं। देनदार का बैलेंस जो है असेट साइड में लिखा जाता है, करंट असेट्स में लिखते हैं, और उसमें से लेस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट माइनस कर देते हैं। एक्चुअल डेटर्स कितना है, वास्तविक देनदार कितने हैं, वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ब्याज की रकम उसमें शामिल होती है, इसलिए उसको माइनस करते हैं। अर्थात ये हुआ कि डेटर्स अकाउंट में ये असेट साइड में वेंडर्स की बुक्स में डेटर्स अकाउंट असेट्स में लिखेंगे और उसमें से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस माइनस करके यानी लेस करके लिखते हैं। ये सा मेथड ये तब तक दिखाते रहते हैं जब तक कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्लोज ना हो जाए। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वेंडर की बुक्स में वो सही ज़्यादा है, यानी सही प्रतीत ये होता है। दूसरा द बैलेंस शीट ऑफ बायर यानी परचेज़र की बुक्स में जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम किस तरीके से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को लिखते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट परचेज़र की बुक्स में डेबिट किया जाता है, इसलिए उसको असेट साइड में दिखाया गया है, और वेंडर अकाउंट जो संपत्ति बेचा है वेंडर उसको क्रेडिट किया गया है, इसलिए वेंडर अकाउंट को लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। लेकिन ये मेथड एक्चुअली सही नहीं हो प्रतीत होता है, सही मालूम नहीं होता है, बल्कि सही मेथड ये है कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है ओनली इन द लायबिलिटी साइड में, यानी कि वेंडर को कितनी रकम पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स में शामिल होता है उसका वेंडर का अकाउंट, उसमें से लेस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। इसलिए इसके करेक्ट मैनर्स में जो ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए वाले में पहला और तीसरा यानी कि जिसमें दोनों पक्षों में दिखाया गया है वो गलत है। बी वाले में जो पहला और चौथा यानी कि एक में तो पहला पक्ष और दूसरे पक्ष लायबिलिटी असेट्स दोनों में दिखाया गया है, और चौथे वाले में केवल जो है वो सही वाला है, तो इसमें बी वाले में भी एक गलत है। तो इसी तरीके से सी वाले में सेकंड ऑप्शन सही है कि थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है दूसरा और चौथा, यानी कि जो लेस करके जो माइनस करके जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को दिया गया है वो सही है। कहने का मतलब ये कि वेंडर्स की बुक्स में जो सेकंड ऑप्शन है और परचेज़र की बुक्स में जो इनका सेकंड ऑप्शन यानी फोर्थ नंबर पर दिया गया है ये दोनों सही है, यानी इसका आंसर डी होगा। इसी तरीके से छठा क्वेश्चन, अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द रिस्क इज़ बॉर्न बाई, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जोखिम किसका होता है। जोखिम जो है इस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि संपत्ति का मालिक कौन है। संपत्ति का मालिक क्रेता हो जाता है, इसलिए विक्रेता का दायित्व इस पर जो है रिस्क इनका कोई नहीं होता है। विक्रेता अपनी संपत्ति अपनी रकम वसूलने के लिए सूट फाइल परचेजर के अगेंस्ट में कर सकता है। तो अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द रिस्क इज़ बॉर्न बाई बायर सेलर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज, यानी क्रेता का ये जोखिम बना है कि वो संपत्ति की सुरक्षा करें। तो रिस्क बॉर्न बाई किसके द्वारा होगा, बायर, यानी ए ऑप्शन में जो दिया है वो इनका सही है। सातवां है अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपेयर इज लाइज विद द, मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में मरम्मत के दायित्व, मरम्मत कौन कराएगा, इसका भार किसके ऊपर है। अगर ये गारंटी वारंटी नहीं ली गई है तो
परचेजर का दायित्व बनता है कि वो संपत्ति की मरम्मत कराए, उसको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए। रिपेयर का एक्सपेंडिचर कौन बियर करेगा? परचेजर बियर करेगा, ना कि सेलर्स करे, क्योंकि उस संपत्ति का मालिक कौन है? परचेजर या क्रेता है। तो इसमें भी आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन, ट्रेडिंग अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। व्यापार, जो किस्त भुगतान पद्धति का व्यापार होता है, वो किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है या नियंत्रित होता है? ट्रेडिंग अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय हायर परचेज एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये 4 अधिनियम के द्वारा जो व्यापार से संबंधित हैं उसके द्वारा ये गवर्न होता है। तो इसमें कहना ये है कि चूँकि ये हायर परचेस के अंतर्गत नहीं है, मालिक इसका विक्रेता वो नहीं है बल्कि क्रेता है, तो हायर परचेस एक्ट इस पर जो 1972 है वो नहीं लागू होगा। इसी तरीके से कंपनीज एक्ट नहीं लागू होगा, क्योंकि ये क्रय और विक्रय इसमें से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि ये फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज के लिए रेगुलेट होता है। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं आएगा। वैसे अनुबंध तो होता है, लेकिन इस पर जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी वस्तु विक्रय अधिनियम जो है वो लागू होगा। उसमें जो जो कंडीशन दी गई हैं, जो जो शर्तें दी गई हैं। तो इस प्रकार से किस्त भुगतान पद्धति के अधीन जो बिजनेस किया जाता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? न तो क्रय क्रय अधिनियम, न तो कंपनी अधिनियम, न तो अनुबंध अधिनियम, बल्कि वस्तु विक्रय अधिनियम यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जरिए कंट्रोल होता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इस टाइप ऑफ, ब्याज उचंत खाता किस प्रकार का होता है? करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, बोथ ए और बी, नन ऑफ दीज है। अगर हम परचेज़र के पॉइंट से देखें, अगर हम सेलर्स के पॉइंट से देखें, तो हम इसको जो लिखते हैं वो बैलेंस शीट के असेट साइड और लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। किसको? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के। परचेज़र अकाउंट, परचेज़र की बुक्स में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए उसको जो है करंट असेट्स में दिखाएं, या जो करंट लायबिलिटी में जो परचेज़र अकाउंट है यानी क्रेडिटर्स अकाउंट है उसमें माइनस करके दिखाते हैं। या फिर जो वेंडर है, विक्रेता है, करंट असेट्स की जगह पर उसके यहाँ ये करंट लायबिलिटी की तरह से लायबिलिटी साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि उसके यहाँ बैलेंस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है वो करंट असेट्स है और करंट लायबिलिटी है। करंट असेट्स है परचेज़र के हिसाब से, करंट लायबिलिटी किसके हिसाब से है? वेंडर के हिसाब से। लेकिन एक्चुअली बैलेंस शीट में इसको क्रेडिटर्स और डेटर्स में से माइनस करके दिखाया जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों तरफ लिखे जाते हैं क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में, तो ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या है कि डेप्रिसिएशन में बी चार्ज बाई एनी वन मेथड अमंग्स द फॉलोइंग। जो किस्त भुगतान पद्धति में है, डेप्रिसिएशन किस मेथड से चार्ज किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, जिसके डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल इक्वल होता है, बराबर होता है, अस्थायी किस्त पद्धति कहते हैं। दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन हर साल का जो असेट्स का बैलेंस होता है वो कम होता जाता है, उसके आधार पर करते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सी जो है डिप्लेशन मेथड लिखा है, ये डिप्लेशन मेथड यानी विसर्जन विधि, यह वहाँ पर लागू होती है कि जहाँ पर खान यानी माइंस जो होती हैं, कोयले की खदान है, आयल का वो है, कूप है, या इसी तरीके से और भी जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं उनके लिए डिप्लेशन या विसर्जन विधि अपनाई जाती है। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में किस्त भुगतान पद्धति में चूँकि संपत्ति खरीदी बेची जाती है, इसलिए हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से दोनों से
अपना सकते हैं। अगर वैसे कोई मेथड का जिक्र न किया गया हो, ह्रास को किस मेथड से लगाया जाएगा, तो हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 3 मेथड दिया गया है उसमें से यानी आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, दोनों में से किसी एक विधि को अपनाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये किस्त भुगतान पद्धति का हमारा जो है वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।